हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने व्यक्तित्व की परिभाषा पढ़ ली थी। उसके बाद हमने आंतरिक और बाह्य घटक देख लिए थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं हमारे पास, जैविक कारक और वातावरणीय कारक। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे कि जैविक कारक क्या है और वातावरणीय कारक क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैविक कारक में आ जाता है सबसे पहले शारीरिक गठन। शारीरिक गठन कैसा होता है? शारीरिक गठन या तो मोटा हो सकता है, कोई व्यक्ति मोटा होता है, कोई बहुत ज़्यादा दुबला सूखा सा जिसको हम दुर्बल कह देते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत तगड़ी जिनकी बिल्ड होती है, जो बहुत जिम करते हैं, लाइक जॉन अब्राहम। कोई बहुत दुबला पतला होता है, कोई बहुत थुलथुला सा मोटा सा होता है। ये लोगों का शारीरिक गठन होता है जिसके हिसाब से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, ये सब एक जैविक कारक है। ठीक है, तो फिर सेकंड है जन्मक्रम। जन्मक्रम से व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? वो ऐसे होता है, जन्मक्रम का मतलब ये होता है कि जैसे भी किसी पेरेंट्स का जो पहला बच्चा होता है वो बहुत हेल्दी पैदा होता है, ऐसा बोला जाता है। अपवाद भी हो सकते हैं इसमें कि जो पहला बच्चा होता है वो बहुत हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो माँ होती है उसके बहुत ध्यान रखा जाता है पहले बच्चे का, बहुत पोषक तत्व उसको सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, इसलिए ये बोला जाता है कि जो बच्चा पहला पैदा होता है वो बहुत तंदुरुस्त पैदा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य वो होता है जो व्यक्ति जैसे कि स्वस्थ होता है। अब आप देखोगे कि जो व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता है, जिसको हमेशा तबीयत खराब होती, कई लोग होंगे आपके आसपास जो हमेशा थोड़े बीमार रहते हैं, हमेशा बोलेंगे सिर दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। उनकी पर्सनालिटी आपको अलग मिलेगी, थोड़े से वो मतलब नीरस टाइप के होते हैं, नॉर्मली बैठे रहेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे किसी से, इस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहता है। वहीं जो व्यक्ति हेल्दी होता है, जो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता, कम बीमार पड़ता है, उसका नेचर काफ़ी जॉली होता है, सबसे खुल के बात करेगा, खुल के हंसेगा, तो इस तरीके का उनका व्यक्तित्व होता है। ठीक है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद लैंगिक भिन्नता। लैंगिक भिन्नता का मतलब ये होता है कि समाज में लड़का लड़की जो होते हैं उनका जो अपब्रिंगिंग होती है, परवरिश होती है, दोनों की बहुत अलग अलग होती है। लड़की को एक बहुत अलग अपब्रिंगिंग मिलती है और लड़के को बहुत ज़्यादा अलग अपब्रिंगिंग मिलती है। दोनों की परवरिश में बहुत अंतर होता है। जनरली लड़कों को बाहर का काम दिया जाता है कि जाओ ये लेकर आ जाओ, बहुत छोटी उम्र से उनको एक बार्गेनिंग करने का मौका मिल जाता है। जाके भाग के भाइयों को अक्सर बोला जाता है कि जाओ दूध लेके आ जाओ, जाओ दही लेके आ जाओ। इतना लड़कियों को नहीं भगाया जाता है। लड़कियों को जनरली लोग बोलते हैं घर का काम करने के लिए। तो ये जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो इसलिए लड़के ज़्यादातर बाहर के कामों में अच्छे होते हैं। फिर एक टाइम के बाद जब लड़कियों को बाहर का काम करना पड़ता है तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। वो इसलिए होती है कि हमारा समाज ही ऐसा है कि लड़कों को और लड़कियों को थोड़ा अलग अलग से उन्होंने बड़ा किया हुआ है, अलग अलग परवरिश दी हुई है। इसके बाद स्नायु विकार रोग। अब ये क्या होता है? स्नायु विकार रोग होता है मानसिक बीमारी। अब कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से बीमार है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? उसका व्यक्तित्व थोड़ा सा अलग होगा, है ना। तो इसलिए बोला जाता है ये तत्व भी स्नायु रोग, विकार रोग भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसे प्रभावित करती है व्यक्तित्व को? ऐसे प्रभावित करती हैं कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। जब इंसान हर उम्र में इंसान के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, विकास होता है। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां में कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो आपको कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। किसी हार्मोन्स के ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो बीमारियां में भी तब्दील हो जाती हैं चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, इसके बाद बुद्धि। अच्छा, ये बुद्धि और जो आकर्षक रंग रूप है ना, ये आपको पहले लिखना है। ये गलती से मैंने पीछे छूट गया था तो मैंने यहाँ पे पीछे लिख दिया। वो यहाँ पे फर्स्ट में शारीरिक गठन के बाद आपका बुद्धि और आकर्षक रंग रूप आएगा। ठीक है, अब बुद्धि क्या भाई?
कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कुछ होते हैं अति बुद्धिमान होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं, कुछ थोड़ा सा कम बुद्धिमान होते हैं, कि कि बुद्धि नहीं चलती है, स्लो रहते हैं थोड़े से। अब अलग अलग लोग होते हैं, इसलिए लोगों का जो होता है व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है। ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि जो थोड़े से एक जैसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मजाकिया होते हैं, कुछ किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, तो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है उनकी उन्हीं लोगों से बनती है। और जैसे आप देखोगे ज़्यादातर आप क्लास में देखोगे कि होशियार बच्चा है, जो टॉपर्स होते हैं मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर, स्कूल की बता रही हूँ, कॉलेज का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, शायद कॉलेज में ऐसा कम ही होता है। तो स्कूल में ऐसा होता है कि जनरली फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर जो होते हैं वो आपस में उनकी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और जितने बैक बेंचर्स होते हैं, जो थोड़ा सा ऊधमी बच्चे होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, एक साथ दोस्ती करते हैं। तो ये होता है बुद्धिमानी का असर होता है, ये पहले बुद्धि का असर होता है। ये सब क्या है, जैविक कारक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फिर होता है आकर्षक रंग रूप। अब आकर्षक रंग रूप भी इंसान के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, कुछ मतलब किसी का डील डॉल बहुत अच्छा होता है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, फिजिक बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके के लोग होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। तो वो आकर्षक रंग रूप ही भी व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है, ठीक है। इसके वातावरणीय कारक को 3 भागों में बांटा गया: भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। भौगोलिक में आ जाती है स्थलाकृति, जलवायु, खाना पीना और पहनावा। अब स्थलाकृति का मतलब क्या है, जैसे कि पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र। आपने देखा होगा जनरली जो कि पहाड़ी लोग होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, जैसे कि आपने यामी गौतम को देखा होगा, है ना। और आपने देखा होगा आईपीएस मनोज शर्मा जी हैं, उनकी वाइफ हैं श्रद्धा, वो भी पहाड़ी है, उनका नेचर भी बहुत सॉफ्ट है, बात करने का तरीका काफ़ी सॉफ्ट है। वैसे यामी गौतम का भी बात करने का तरीका काफ़ी सॉफ्ट है, वो भी पहाड़ी है, ओके। इसके बाद आ जाता है और जो लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनका जो नेचर होता है, मैदानी क्षेत्र जैसे कि यूपी बिहार आ गया, उन लोगों का नेचर थोड़ा अलग रहता है। वो इतने सौम्य नहीं होते, इतने सॉफ्ट नहीं होते, थोड़े से तेज होते हैं, थोड़े से उग्र होते हैं, ठीक है। उसी तरह का जलवायु भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जो जिस तरह की जलवायु में रहेगा उसका व्यक्तित्व भी वैसा होगा। जैसे कि जो सम जलवायु में लोग रहते हैं, सम प्रदेशों में रहते हैं जहाँ की जलवायु एकदम सम होती है, वहाँ के लोगों का नेचर एकदम सॉफ्ट होता है। जैसे कि मालवा की जलवायु सम है, तो वहाँ के लोगों का नेचर भी सम है, एकदम सॉफ्ट नेचर है, एक जैसा नेचर है, बहुत ज़्यादा उग्र नहीं है वो लोग। और वैसे ही चंबल जैसे क्षेत्र में, बीहड़ों में रहने वाले लोगों का नेचर एकदम उग्र रहता है। रेगिस्तान में रहने वाले, जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखोगे कि बहुत ज़्यादा नेचर लोगों का हार्ड होता है, ठीक है, बहुत उग्र होते हैं, तेज होते हैं। ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में तख्ता पलट बहुत ज़्यादा होता है। उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि वहाँ की जलवायु इतनी गर्म है, लोग बहुत तेज होते हैं। अरब कंट्रीज़ के लोग भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है खाना पीना। खान पान आ जाता है कि खान पान भी लोगों के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है कि जैसे कि जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर फिश खाते हैं क्योंकि वो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं। वैसे ही जैसे कि चाइना में जो लोग होते हैं, चाइना में खेती अच्छी नहीं होती है तो वहाँ के ज़्यादा लोग नॉनवेज ही प्रेफर करते हैं। हम जैसे इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ खेती अच्छी है, तो बहुत कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे अब तो सब काफ़ी लोग नॉनवेज खाने लगे हैं। लेकिन जब बहुत सालों पहले की बात है ये कि जब हमारे यहाँ तो खेती अच्छी हुआ करती थी, इसलिए हम लोग वेजिटेरियन हैं। लेकिन अदर कंट्रीज़ में आप देखोगे उतने वेजिटेरियंस नहीं मिलते क्योंकि खेती अच्छी नहीं होती है। वैसे ही जैसे आप बंगालीज़ को देखोगे, वो लोग फ़िश ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो कोस्टल एरिया में रहते हैं। राइस ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ पे राइस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये खाना पीना भी डिपेंड करता है कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा, ओके। इसके बाद आ जाता है पहनावा। भाई पहनावा क्या है, जो जैसे एरिया में रहेगा उनका पहनावा भी वैसा ही रहेगा, है ना। जैसे कि आप मान लो कि कश्मीर के लोग आपको ओवरकोट पहने दिखेंगे और वैसे ही साउथ के लोग आपको लुंगी पहने दिखेंगे। और जैसे कि कुछ ठंडी कंट्रीज़ में लोग ज़्यादातर आपको ओवरकोट पहन के दिखते हैं। जैसे आप अमेरिका में देख लो, यूके में देख लो,
स्पेन में देख लो, जर्मनी में देख लो, ये सब ठंडी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग ओवरकोट पहनते हैं। हमारे यहाँ ओवरकोट इतना चलता नहीं है क्योंकि हम लोग ठंडी कंट्री में नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम टाइम पर ठंड पड़ती है, बाकी कंट्रीज़ में ज़्यादा समय के लिए ठंड पड़ती है, इसलिए वो लोग ओवरकोट पहनते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग हम सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं। ठीक है।